बच्चा लोग आज ग्रेविटेशन पे लेक्चर नंबर 13 डिस्कशन में है सैटेलाइट कि सैटेलाइट क्या होता है, उसका कितना टाइप्स है, वो कहाँ घूमता है, क्यों घूमता है, क्या स्पीड से घूमता है, कितना टाइम लेता है, कितना एनर्जी उसके अंदर है। सैटेलाइट पे सारी बातें कोशिश करेंगे आज कर पाए, नहीं हुई तो अगला एक और लेक्चर देंगे विच विल बी आवर लेक्चर नंबर 14। लेकिन सैटेलाइट पे ले जाऊं उससे पहले एस्केप वेलोसिटी, पिछला जो लेक्चर था उसका आपको याद है? एस्केप वेलोसिटी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन में से फ्री होना, निकल लेना वहाँ से, तो दैट वेलोसिटी इज, चलो हम एस्केप पे बात नहीं करते, छोड़ो, वो आपने लेक्चर पढ़ लिया है। सीधा बात करते हैं सैटेलाइट पे। सैटेलाइट, व्हाट इज सैटेलाइट? किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहता है, किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहता है, और कहाँ घूमता है? उस प्लैनेट के रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में ही। जैसे अपना ये प्लैनेट है, समझो इसके अराउंड इस ऑब्जेक्ट को घूमना ही यूँ साथ में, तो ये प्लैनेट अपना मान लो यूँ घूम रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में घूमना चाहिए। या मान लो अपना प्लैनेट यूँ घूम रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी यूँ ही घूमना चाहिए। देन इन दैट केस दिस ऑब्जेक्ट इज सैटेलाइट फॉर दिस प्लैनेट। तब हम बोलेंगे कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसका सैटेलाइट है, इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं ना, मतलब ये इसका सैटेलाइट है, समझा? तो सैटेलाइट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इजीली कि ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन द डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट। प्लैनेट के ही रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में ही वो खुद घूम रहा है, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सैटेलाइट फॉर दैट प्लैनेट। समझ में आ रहे? सब स्पीड में नहीं गया ना? कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के ही रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन में उसको घूमना है, तो वो सैटेलाइट है। तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। An object revolving around the planet in the direction of revolution of planet is called satellite। डन, वेरी इजी डेफिनेशन है कि नहीं? इजी। अच्छा, अब ये प्लैनेट के अराउंड जो सैटेलाइट का मोशन है, कोई भी प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट, प्लैनेट मतलब मैं सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी प्लैनेट ले लो, सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, कोई भी ले लो, उसके अराउंड कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट घूमते रहते हैं, तो वो उनके सैटेलाइट्स हैं, ठीक है? ये जो सैटेलाइट का मोशन है ना, वो बिल्कुल सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं ना उसके जैसा है। सिमिलरली सन के अराउंड सब लोग नहीं घूम रहे क्या? अर्थ, सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स सब घूम रहे हैं ना, तो वो जो मोशन का पैटर्न है, द एग्जैक्टली सेम पैटर्न इज हियर फॉर द मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो यहाँ हमको एक फायदा है कि सन और प्लैनेट की मैटर्स को हैंडल करने में हम केपलर्स के लॉ लेते थे। तो प्लैनेट की मैटर्स को भी हैंडल आप केपलर के लॉ से कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर मोशन है, तो केपलर यहाँ भी चलेगा, सैटेलाइट में भी। तो एक नोटिसेबल पॉइंट है, इसको अपने को लिखना चाहिए। क्या लिखेंगे? मोशन ऑफ सैटेलाइट इज वेरी सिमिलर टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। मोशन ऑफ सैटेलाइट इज सिमिलर to the motion of planets around the sun. So we can apply Kepler's law for the motion of satellite। समझ में आ रहा है ना आपको पॉइंट?
समझने के साथ एग्जाम में आपको लिखना भी है, स्कूल एग्जाम्स में ही लिखना भी होता है, इसलिए मैं लिखवाने का भी साथ में दे रहा हूँ कि जो समझ में आया उसको सोचो और उसके बारे में बातें लिखो। दैट इज मीन्स थियरी, वही कर रहे हैं हम। अब चलो इधर उधर की बातें हो गई, हम सीधा अर्थ पे आ जाते हैं अब, है ना। हमारा अर्थ और उसके आसपास क्या घूम रहा है उस पर थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो अर्थ के आसपास जो भी घूम रहे हैं ना सैटेलाइट्स, उनका पाथ, उनका ट्रेजेक्टरी दो टाइप का हो सकता है, सर्कुलर भी होता है और एलिप्टिकल भी हो सकता है। दो टाइप का पाथ अपन, लेकिन हम ज़्यादातर केसेस में सर्कुलर लेते हैं ताकि सम को ईजी रहते हैं। एलिप्टिकल में क्या है, रेडियस छोटा बड़ा होता रहता है ना, लंबा सर्कल तो कहीं रेडियस ज़्यादा तो कहीं रेडियस कम, इसलिए हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कौन सा पाथ सिलेक्ट करते हैं, सर्कुलर, बट दोनों हो सकता है। तो ये भी नोटिसेबल पॉइंट है, लिखो path of satellites around the earth are circular and elliptical also. डन, पक्का। अब सैटेलाइट के टाइप्स, सैटेलाइट के टाइप्स कितने टाइप का होता है भाई? दो टाइप का सैटेलाइट है आपके सिलेबस में। कौन सा दो टाइप? सैटेलाइट दो टाइप का होता है। यस, कौन सा दो बोला? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो नेचर ने बनाया है, हमने सिर्फ उसको देखा है कि हाँ यार ये तो इधर घूम रहे हैं वर्षों से, जो नेचर ने बनाया। और आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, जो हमने बनाए, साइंटिस्ट लोगों ने बना के उधर रख दिया कि चल अब तू घूमता रहे। ठीक है, तो दो टाइप का होता है, नेचुरल एंड मैन मेड। आर्टिफिशियल, हाँ। अब नेचुरल में कौन सा है, कोई पता आपको? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, पढ़ के आते हो, अच्छी बात है, और पढ़ के आना चाहिए हम लोगों को। हमेशा टेक्स्ट बुक को एक बार पढ़ के फिर क्लासरूम में आना चाहिए, तो टीचर से कम्युनिकेशन अच्छा बनता है आप लोगों का। मून, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है नेचुरली, हमने ले जाके मून को नहीं रखा है, वो घूम ही रहा है, हमारे पैदा होने से पहले भी घूम रहा था। तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। वेरी गुड, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ प्लैनेट अर्थ। अच्छा, मून के बारे में थोड़ी और जानकारी शेयर करता हूं। मून अर्थ के आसपास घूम रही है, जैसे ये अर्थ है अपना, उसके आसपास मून यूं चक्कर लगा रहा है ना। एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है इसको? 28 डेज अप्रोक्सीमेटली। वेरी गुड, लेकिन उसका शार्प आंसर है 27.3 डेज, 27 लगभग एक महीना, अबाउट 1 मंथ, है ना। हाँ, तो ये भी पॉइंट नोटिसेबल है, इसको लिखना चाहिए अपने को। क्या कि पीरियडिक टाइम ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज 27.3 डेज। क्लियर? ओके। अच्छा, अब इसके अलावा जैसे ये है मार्स है, जुपिटर है, जुपिटर के आसपास भी कुछ घूम रहे हैं सैटेलाइट्स, जैसे मून, अर्थ के आसपास मून घूम रहा है, ऐसे जुपिटर के आसपास भी कुछ घूम रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको सर्च करके लाना है अगले लेक्चर में, 2-3 बढ़िया नाम, जोर से बोलो। सुना ही नहीं दिया? 4 से 5 मून घूम रहे। हाँ, तो मैं नाम पता करने का बोला ना। अब उसको मून नहीं बोल सकते। अब ये बहुत से लोग बोलते हैं कि जुपिटर के भी बहुत सारे मून हैं, लेकिन उनके कुछ नाम है, तो एटलीस्ट 2-3 नाम आप लेके आओ, तो मुझे पता चले कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हो इस पढ़ाई में। आपके पास से 2-3 नाम आया मतलब मेरा डिलीवरी और भी जोरदार होगा, समझा? ये नॉलेज शेयरिंग होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ आपके लिए जुपिटर के सैटेलाइट्स का नाम क्वेश्चन मार्क करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब चलो, मैन मेड सैटेलाइट्स किसने बनाया था सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले किसने बनाया था ना? जब
हमारा इंडिया फ्री हुआ ना, फ्रीडम मिला हमको 1947 में। 1947 के एग्जैक्टली 10 ईयर के बाद रशियन साइंटिस्ट ने बनाया था सबसे पहला, और वहाँ पे जाके छोड़ा था। द नेम वाज स्पुतनिक सैटेलाइट। इन 1957 रशियन साइंटिस्ट लॉन्च द फर्स्ट एवर सैटेलाइट, नेम वाज स्पुतनिक। तो मैन मेड सबसे पहला क्रेडिट किसको जाता है? रशियन साइंटिस्ट को, रशियन साइंटिस्ट। और क्या नाम था उसका? स्पुतनिक सैटेलाइट इन 1957। ये एक अच्छा एमसीक्यू हो सकता है, स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं, अब याद रख लेना इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब इंडिया की बारी आती है। इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट कब लॉन्च किया, कब छोड़ा? 1975। उसका नाम था आर्यभट्ट, जो आप अभी बोले ना, उसका नाम था आर्यभट्ट। इंडिया इन 1975, शायद 19 अप्रैल था, डेट आप चेक कर लेना एक बार बुक में। 19 अप्रैल 1975, उसका नाम था आर्यभट्ट। उसके बाद इंडिया ने इनसेट की पूरी सीरीज लॉन्च की, इनसेट सैटेलाइट्स, इनसेट 1, इनसेट 2, ऐसी पूरी इनसेट की सीरीज भी उन्होंने लॉन्च की। बट द फर्स्ट वाज आर्यभट्ट। तो अभी सैटेलाइट के इंट्रोडक्शन पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि भी व्हाट इज सैटेलाइट एंड इट्स टाइप्स। तो इतना लिखी तो बहुत है ना, 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में हम सैटेलाइट की स्पीड पे बात करते हैं कि सैटेलाइट क्या स्पीड से घूमता है ऑर्बिट में। ओके, चलो इसका ओके। अब अगला डिस्कशन करते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। आपको ऐसे देखने पे सोचते नहीं हो घर पे, मतलब ऐसा थोड़ा यूं जादू चमत्कार नहीं लगता है? ये अर्थ है, समझो ये अर्थ है, इसके आसपास साइंटिस्ट लोग जाके सैटेलाइट रख के आ गए। अब वो सैटेलाइट वहीं घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा है। ऐसे कैसे हवा में कोई घूम सकता है यार? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये भी आपका आर्ग्यू ठीक है, बट मुझे वो फील नहीं आया। कोई भी ऑब्जेक्ट यार बिना किसी कनेक्शन के, बीच में कोई डोरी या तार भी नहीं लगा हुआ है, समझो। हाँ सॉरी, वेरी गुड, सेंट्रीपेटल, वेरी गुड क्रिश पटेल, वेरी गुड, सेंट्रीपेटल फोर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना, तो जिस सर्कल पे वो घूम रहे हैं उस सर्कल के सेंटर पे कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्शन होता है जिसने उसको पकड़ के रखा होता है। वरना ये मॉम्स ब्रदर्स हाउस नहीं है, मामा का घर नहीं है कि ऐसे बिना किसी पकड़ के घूमता रहे। समझो, आपको मेरे अराउंड गोल गोल घूमना है ना, तो मुझे डोरी बांधना पड़ेगा आपके कमर पे, और एक डोरी मेरे हाथ में रहेगा। अब दौड़, तो तू दौड़ेगा ना, तो पूरा लास्ट में क्या बनेगा? एक सर्कल, वो डोरी की टाइटनेस की वजह से। तो उस टाइम अट्रैक्शन किसका है? डोरी का। मेरी ताकत से दूरी का अट्रैक्शन है और आप घूम पा रहे हो, समझा कि नहीं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर से उसको कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन की वजह हर बार अलग होती है। जैसे आपके और मेरे केस में इस बार अट्रैक्शन कौन है? दूरी। तो सेंटर का अट्रैक्शन मतलब समझो सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स इस केस में कहाँ से आया? स्ट्रिंग, और टाइट स्ट्रिंग जिससे आप घूम रहे हो। मान ले सन के अराउंड अर्थ घूम रहा है, तो उधर अट्रैक्शन किस वजह से? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। मान लो कोई प्लस है, उसके अराउंड माइनस घूम रहा है, तो नेगेटिव का अट्रैक्शन ना, अपोजिट का अट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन। तो बहुत सी वजह होती है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंटर से अट्रैक्शन होने की बहुत सी वजह होती है। इन सारे केसेस में ये बदलते रहते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा क्या रहता है? mv²/r। जैसे मान लो स्ट्रिंग की वजह से, तो इसमें इक्वल टू आ गया टेंशन। मान लो ग्रेविटेशन है तो आ गया Gm1m2/r²। मान लो इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो K(q1q2/r²। इसे ये फोर्स हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा mv²/r ही रहता है। तो यहाँ पे भी फिनोमिनन यही हो रहा है ना, अर्थ के आसपास सैटेलाइट घूम रहा है, तो ये वाला फोर्स कहीं से तो आया होगा। तो इस बार अट्रैक्शन की वजह कौन है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन है ना, तो इसके इक्वल में ये ले लेंगे। थियरी खत्म। बोलो, समझ में आया पूरा थॉट?
आया ना। अब इसको प्रॉपर प्लानिंग से लिखते हैं, समझना और फिर लिखना और मार्क्स लेना भी तो है। चलो इसको प्रॉपर प्लानिंग से लिखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले तो अपना ड्राइंग इमेजिन खुद करने का कि ये जो क्वेश्चन बोला है इसमें चित्र कैसा बन सकता है। एक अर्थ ले लेते हैं, अर्थ से थोड़ा ऊपर एक आधा सैटेलाइट लेके उसको घुमा देते हैं, ड्राइंग ऐसे ही बनेगा ना। तो चलो एक अर्थ ले लेते हैं, ये रहा अर्थ। अब रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, आरी। अब अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर इधर कहीं h हाइट पे ये हो गया सैटेलाइट। अब वो क्या करेगा, घूमेगा। बन गया ना ड्राइंग। बोलो कहाँ ड्राइंग टफ होता है। आप लोग तो ड्राइंग भी रटते रहे, कुछ बच्चे तो ड्राइंग रटना होता है क्या। सैटेलाइट का क्वेश्चन है तो अर्थ होगा, उसके आसपास घूम रहा होगा, तो ऐसा ही तो ड्राइंग होगा, और क्या होगा। अब इस ड्राइंग के बारे में आप 2-4 पॉइंट अपने डाल सकते हो। आपको मेथड वाइज थियरी भी तो लिखना है ना एग्जाम में, तो क्या डाल सकते हो पॉइंट। एज शोन इन फिगर, मास ऑफ अर्थ इज me, रेडियस ऑफ अर्थ इज re, एज शोन इन फिगर, mass of earth is me, radius of earth is re। फिर अब इसके बारे में लिखो कि now consider a satellite of mass m at h height from the surface of earth। बन सकता है ना पॉइंट, समझाना है तो इसको लिखने का क्या कि now consider a satellite of mass m at h height from the surface of the earth। yes, now consider a satellite of mass m at h height from the surface of earth। हो गया सारा वखाण जो करना था कर दिया हमने। अब अपना गणित लगाओ यहाँ पे कुछ ना कुछ। क्या लगाओगे गणित, सैटेलाइट क्यों घूम रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, एम और एम के बीच में। तो एक लाइन आप लिख सकते हो क्या कि हियर सेंट्रीपेटल फोर्स टू द सैटेलाइट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखना है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो लिख दो हियर सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर्मूला बन गया, चलो क्या कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बन गया। अब यहां से अपना गणित लगा दो। चलो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²। m1 में कौन है, अर्थ, और ये है सैटेलाइट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, re प्लस। हो गया काम। अब ये सेंट्रीपेटल फोर्स mv² अपॉन r, डिस्टेंस कितना है, re प्लस h, है कि नहीं। अच्छा, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिया तो उसमें ये जो मास आता है ना, किसका लेना होता है, जो घूम रहा है ना उसका। तो यहाँ पे घूम कौन रहा है, सैटेलाइट, इसलिए अपन ने किसका मास लिया, सैटेलाइट का। तो m से m कैंसिल, एक ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, तो क्या बचा, v² इज इक्वल टू, बोलो क्लियर है। अब ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, सैटेलाइट का, और सैटेलाइट का है ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी तो बोल सकते हैं ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो v के साथ छोटा सा o लगा दो तो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो अंडर रूट re प्लस h बन गया फॉर्मूला। ले मजे कर, जलसा कर, कहाँ टफ है थियरी, बोलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी लाना मतलब छोटे बच्चों जैसी बात है। सिर्फ आपको इस फिनोमिनन के बारे में बोलना आना चाहिए, इसके बारे में बातें करो, और वही बातें हम यहाँ पे लिखते हैं। किसी भी फिनोमिनन के बारे में जो बातें होती है वही तो अपने को लिखनी होती है। देख कैसी होती है बातें, जैसे फिगर में एक मस्त एक अर्थ दिख रहा है, अर्थ का मास भी दिख रहा है, रेडियस भी दिख रहा है, फिर सरफेस से h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट भी है जो सैटेलाइट है, वो घूम रहा है।
तो ये सब बातें हुई ना इस फिनोमिनन के, वो बातें हमको लिखनी होती है यार, कोई थियरी टफ नहीं होती इसमें फिजिक्स में। ओके, अब यहाँ पे एक और बात, ये सैटेलाइट तो h हाइट पे है, मान लो इसको सरफेस के बहुत नजदीक ले आऊं, 5-10 किलोमीटर ऊपर ले आऊं, तो क्या लगता है वो हाइट तो कंसीडरेबल नहीं होगी, क्योंकि रेडियस कितना है 6400, तो एज कंपेयर टू द रेडियस h तो नेग्लिजिबल होगा। तो चलो वो ऑप्शन भी लेते हैं कि इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, तो इन दैट केस h को हम नेग्लेक्ट करें तो h क्या ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 0। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, G अपॉन RE होगा कि नहीं, क्लियर है। अब इसको थोड़ा और आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे, आप जानते हो G का फॉर्मूला G अपॉन RE स्क्वायर, तो इसको इधर लगा दे, GRE स्क्वायर इज इक्वल टू GME, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये वैल्यू इसमें डाल दो, GRE स्क्वायर अपॉन RE कैंसिल, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या आया, GRE। बोलो कहाँ टफ है, कौन कहता है टफ है कि नहीं, इजी है ना। अब ये जो सैटेलाइट घूम रहा है वो क्या स्पीड से घूम सकता है, तो ये रहा आंसर। और बोलोगे सर इसको कैसे लाए, अरे यार ये जी रखना है ना 6.67 इंटू 10⁻11 रख दो, फिर एम क्या रखोगे 6 इंटू 10⁻24, फिर रेडियस क्या रखोगे 6400 किलोमीटर, ये सारी वैल्यू रखो, आपको आंसर अभी मिल जाएगा। और इधर इतना लंबा नहीं रखना है तो इधर रख, ये जी 9.8 ले ले और आदि क्या ले ले 6400, तो इसका आंसर आएगा ना कैलकुलेटर में, वो नोट डाउन करके रखना, समझा कि नहीं, कि ये स्पीड से घूम सकता है सैटेलाइट। डन। अब सैटेलाइट क्या स्पीड से घूम सकता है ऑर्बिट में वो तो देखा, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेगा, पीरियडिक टाइम, फिर उस घूमते हुए सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो ये सारी डिस्कशंस भी है, लेकिन वो सारी डिस्कशन अब हम लेंगे लेक्चर नंबर 14 में, अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही बहुत है, आप थोड़ा स्टार्टिंग करो, सैटेलाइट के बारे में और सर्च करो जानकारी और लेके आओ, ठीक है, चलो बाय।